स्वागत है आप सभी लोगों का परीक्षाबाज के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे, पहले तो आप देख लीजिए ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का जो है वो हैंडल है। इसमें आपको सारी पीडीएफ फाइल जो है वो मिल जाएंगी। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे टैक्सेस के बारे में, तो आपने पहले कॉर्पोरेशन टैक्स देखा। अब हम डायरेक्ट टैक्सेस में ही आगे देखते हैं इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स के बारे में अगर हम बात करें, जब सबकी नौकरी लग जाएगी आप लोगों की, तो फिर आपको ये इनकम टैक्स देना पड़ेगा। एक चीज तो सबसे पहले फिर से हम क्लियर कर लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर क्या है? जो 1 अप्रैल से शुरू है और चलेगा आपका 31 मार्च तक, ये होता है आपका फाइनेंशियल ईयर जो होता है। ये जैसे मान लीजिए ये जो करंट में अभी चल रहा है 2024-25, लेकिन अगर हम इसका असेसमेंट ईयर देखेंगे तो वो हम लेंगे 2025-26। अब देखिए वो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें, जब भी हम इनकम टैक्स अपना जो है देने जाते हैं तो क्या होता है, हम अपने जितना इस साल हमने अभी कमाया होगा 2024-25 में, उसके ऊपर हम इनकम टैक्स दे रहे होते हैं। हमें पता तो होता है कि हमें लगभग कितना पैसा मिल जाएगा, तो हम हर महीने अपनी सैलरी से वो पैसा जो है कटवाते रहते हैं टीडीएस के फॉर्म में, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो वो जब हम पैसा कटवाते रहते हैं हर महीने, तो हमारा वो पैसा धीरे धीरे करके वो इकट्ठा होके पूरा जो है इनकम टैक्स में जमा हो जाता है, टैक्स में जमा हो जाता है। जिस टाइम पे हम फाइल करते हैं वो 31 मार्च के बाद जब होता है कि फाइनल करने की जो है शुरुआत हो जाती है, तो फिर क्या होता है, उसमें टाइम दिया जाता है। आप देखते होंगे कई बार देते होंगे कि 30 जून लास्ट डेट है, तब तक फाइल कर दीजिए। फिर उसके बाद कभी होता है गवर्नमेंट एक्सटेंड कर देती है, 31 जुलाई हम लास्ट डेट है, तब तक फाइल कर दीजिए। तो हम जो है वो पिछले साल की जो चीज़ें उसको जो है पूरा फाइल कर रहे होते हैं। तो असेसमेंट ईयर जो होता है वो नेक्स्ट ईयर होता है, क्योंकि भरते आप अगले ही साल हो, भरते आप इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं हो, भरते आप इसमें नहीं हो, भरोगे आप 2024-25 में नहीं, उसमें आप कटवा रहे हो अपने टैक्स से सारी चीजें, लेकिन जब आप भरोगे उसको फाइल करोगे तो वो 2025-26 के फॉर्म में तब फाइल करोगे, तो 2025-26 उसको वो देखा जाता है। अब पहले हम बात करें कि जेम्स विल्सन जो है वो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट में। उन्होंने टैक्स सिस्टम लागू किया था 1860 में। इनकम टैक्स के बारे में कहा गया था कि इनकम टैक्स जो है ये हम लोगों का कटना शुरू हुआ था, इनकम टैक्स वाली चीजें लेनी शुरू हुई थी। ये जो है एक डायरेक्ट टैक्स है, मतलब हमने पैसा कमाया, हमने डायरेक्ट सरकार को वो चीज दे दी, उसके ऊपर टैक्स कटा के हम ही ने डायरेक्ट जो है सरकार को उस पर टैक्स दे दिया। लेकिन इसमें क्या रहता है, जैसे हम इनकम टैक्स में, जैसे अभी आपने देखा होगा बजट था, बजट में अगर हम बात करें तो टैक्सेस से बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर हम इनकम टैक्स वगैरह की बात करें तो इनकम टैक्स से सबसे ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं सारे टैक्सेस से मिलता है। ये जो जितना भी हम ये कमाते हैं, इसके में जो आपको इनकम टैक्स का एक्ट बना था 1961 में, जिसमें सारे कैलकुलेशंस और असेसमेंट और इन सब चीज़ों का दिया गया था, कैसे कलेक्शन होना है क्या है। अब तो चीज़ें बहुत आगे अच्छे प्रोग्रेस हो चुकी हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। पहले तो क्या होता था, हम लोगों को पेपर में पूरा भरना पड़ता था सारी चीज़ें, जितने भी हम लोगों ने कहीं डिपॉजिट किए होंगे सारी चीज़ें। अभी एक एक पॉइंट समझाऊंगी कि कैसे डिपॉजिट वाली चीज़ें, डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये क्या होती हैं। तो डिडक्शंस वगैरह के लिए, एग्जेम्पशंस वगैरह के लिए जो चीज़ें होती थी, सारे हमें पेपर लगाने पड़ते थे, सब प्रूफ देना पड़ता था। लेकिन अब जैसे सारी चीज़ें आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सब चीज़ों से लिंक हो चुकी है ना, तो आप लोगों के जितने भी, आप कहीं पे भी बैंक में कुछ भी पैसा डिपॉजिट करोगे, कहीं भी आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब कुछ अपना यूज़ करोगे, पूरा यूसेज का एक एआईएस करके एनुअल इनकम स्टेटमेंट में जो है उसमें पूरा आ जाता है कि आपने कहाँ पे कैसा पैसा निकाला है, खर्च किया है, क्या है, पूरा आएगा। कहाँ कहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट्स है सब आएगा उसमें, कहाँ कहाँ से आपको जो है आपने जो है आपको मतलब मान लीजिए इंटरेस्ट मिला है, वो सब चीज़ें भी आएंगी। सेविंग बैंक में कहाँ इंटरेस्ट मिला है, आपने कहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, कहीं पे आपने डिविडेंड इनकम मिली है आपको, हर चीज़ उसमें आ जाती है, क्योंकि आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड आपका लिंक है। सारी चीज़ें आप गवर्नमेंट को क्लियरली अब सब पता चलती है। आप कहीं पैसे चोरी नहीं कर सकते, कहीं भी अगर आपने पैसा लगाया है हर जगह आपको अपना आधार पैन देना ही होता है। तो इनकम टैक्स जो है सबसे पहले 1860 में इसकी शुरुआत हुई थी, जेम्स विल्सन जी ने इसकी शुरुआत करी थी। यहाँ पे हम लोग जो है, जैसे वही मैंने अभी आपको बताया, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर का पैसा जैसे हम जो भी कमाएंगे सब कुछ है उसके ऊपर हमें टैक्सेस देने होंगे, सारी चीज़ें रहेंगी, वो टैक्सेस हम गवर्नमेंट को देते हैं, उसी से ही रेवेन्यू उनका जनरेट होता है। जैसे बहुत तरीके के टैक्सेस होते हैं, उसी तरीके से एक टैक्स ये भी है जो हम अपनी इनकम पे देते हैं, जो भी हम कमाते हैं पैसा। और ऐसा नहीं है हम पैसा कमा रहे हैं जिससे
वो लोग भी फाइल करते हैं कि हमने इतना पैसा इनको दिया है। अगर आपको मान लीजिए आप किसी डिपार्टमेंट में आपकी नौकरी लगेगी, वो डिपार्टमेंट वाले भी फाइल करेंगे कि हाँ हमने इतना पैसा दिया है, वो भी शो करेगा। ये नहीं कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया तो सिर्फ आप ही को चीज़ें हैं, वो लोग भी अपना डालेंगे कि हाँ हमने इतना इतना पैसा इनको दिया है। ये वही चीज़ जो आपको वेजेस और तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, उनसे आपको मिलता है। बिजनेसेस को भी जैसे कॉर्पोरेशन पार्टनरशिप वगैरह में भी रहते हैं, सारी चीज़ रहती हैं, वो लोग भी, उनको भी अपनी इनकम मिलती है, वो लोग भी अपना जो इसमें टैक्स देते हैं। और देखिए इसमें भी है कि टैक्स पेयर को अपनी सारी आयकर को दाखिल करते समय करदाताओं को सभी स्रोतों से अपनी आय का खुलासा करना चाहिए। यह रोजगार, स्टाम्प और संपत्तियों, स्टॉक्स जैसी सारी पूंजी संपत्तियों की बिक्री एवं अन्य स्रोतों से भी हो सकता है। हर जगह से ही आपको जो है अपने जो भी सोर्स हैं आपके, जहां से भी आपको पैसा मिल रहा है, वो सारी चीजें आपको जो है इनकम टैक्स में शो करनी चाहिए। और अब तो धीरे धीरे आधार पैन से, जैसे मैंने बताया कि लिंक हो चुका है, तो मैक्सिमम चीजें इनकम टैक्स वाले खुद ही पता लगा लेते हैं कि आपने कहाँ पे क्या क्या चीजें की हुई हैं। सबको आईटीआर भरना है एनुअली, जो भी पैसा कमाता है सबको आईटीआर अपना भरना होता है एनुअली। ये आपका रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, आपने देखा कि पब्लिक सर्विसेज वाला गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन है, गुड्स एंड सर्विसेज सबको प्रोवाइड करेंगे, सारी चीज़ें रहेंगी, क्योंकि हम जब गवर्नमेंट को हमसे पैसा मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, तभी तो वो हम पे लगा पाएंगे। और कोई तरीका तो है नहीं, या तो वो नोट छापें या फिर क्या होगा, हम लोगों से पैसा धीरे धीरे होगा इकोनॉमी में, वही पैसा फिर सर्कुलेट होता है, हम टैक्स देंगे, फिर किसी ना किसी फॉर्म में हमारे पास ही वो घूम फिर के वापस आता है। अगर हम एक स्लैब देखें कि क्या है, जैसे अभी आप लोग जब आगे चल के इनकम टैक्स वाला देखेंगे, ये देखिए इसमें फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है 2024-25, असेसमेंट ईयर 2025-26। तो ये फाइनेंशियल ईयर क्या मानेंगे हम, 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025, ये हमारा है फाइनेंशियल ईयर, और इसी के असेसमेंट ईयर माना जाएगा 2025-26। और इस पे अगर हम बात करें, अगर इस बीच में आपने कोई इनकम आप कमाएंगे तो वो आप कैसे इस पे टैक्स देंगे। दो स्लैब इस बार चल रहे हैं, एक ये वाला इनकम टैक्स का स्लैब है और एक ये नया आया है, ये चल रहा है। आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट वाला अब गवर्नमेंट इसको लेके चल रही है, और एक ये वाला स्लैब है जिसमें क्या कहा जाता है, अब हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं जो कि 60 साल से नीचे के हैं, क्योंकि सब हम लोग इसी में आते हैं। 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं बढ़ेगा, कोई आपको टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में 5%, 3 से 5 के बीच में फिर 5%, 5 से 10 के बीच में है तो 20%, उसके बाद आपका 10 से ऊपर है तो 30%। और ऐसा नहीं होता है कि अगर आप मान लो इस वाले स्लैब में हो तो सिर्फ यही देना है, इससे ऊपर ऊपर भी सब कैलकुलेट होता चला जाएगा। 2.5 से 3 के बीच में होगा वो भी आपको 5% देना होगा, 3 से 5 के बीच में होगा वो भी आपको देना होगा, तो हर स्लैब का पैसा भी आपको वो देना ही होगा। अब जो एक नया स्लैब आया है इस बार, जिसमें 3 लाख तक कोई नहीं है, नील। 3 से 6 लाख तक जो है 5%, 6 से 9 के बीच में 10%। इसमें भी एक क्लॉज है कि 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपकी आय 7 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, उसमें सेक्शन 87A के तहत आपको छूट मिलेगी। अगर आपकी आय 7 लाख तक है तो सेक्शन 87A के थ्रू आपको छूट मिलेगी, आपको 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। उसके ऊपर की आपकी जितनी आय है उसके ऊपर फिर कैलकुलेशन आपका पूरा रहेगा, वो कैलकुलेशन 5-10 ये भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये इस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, फिर आपको 5% के हिसाब से, 10% के हिसाब से इस स्लैब का भी जितना पैसा है वो भी देना होगा। मान लीजिए ये 6 से 9 के बीच में, तो इसमें 30,000 रुपये आएगा 10% के हिसाब से, तो ये आपको देना होगा पूरा 30,000 रुपये। ये जैसे 5% के हिसाब से है 3 लाख पे, तो ये आपको 15,000 रुपये जो है ये भी आपको देने होंगे। फिर अगर आप 9 से 12 के बीच में, तो इसमें 15% है। मान लीजिए आपकी 10 लाख है तो 10 लाख पे अगर ये जो 1 लाख रुपए पे आपको जो है 15% देना होगा। 1 लाख पे अगर हम 15%, तो वही मतलब 15,000 रुपये ये। तो टोटल जो टैक्स बनेगा आपका वो 15 + 30 + 15 इस हिसाब से बनेगा, और इसके ऊपर भी चार्जेस लगेंगे। तो ये जो आपका 60,000 रुपये बनेगा ये आपका टैक्स का रहेगा, इसके ऊपर सरचार्ज और आपका जो है साथ में इसके ऊपर आपका जो सेस है एजुकेशनल हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस वो लगेगा। तो ये आपका जो है टैक्स बनेगा। अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा इस तरीके से आपको नीचे तक आएंगे इस तरीके से, और अगर आप 7 लाख से ऊपर जैसे ही आएंगे वैसे ही आपको धीरे धीरे करके इन स्लैब के अकॉर्डिंग आपको पैसा देना होगा।
डिडक्शंस की अगर हम बात करें तो डिडक्शंस क्या होते हैं, जैसे कोई भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, हम लोग कोई भी खर्चे करते हैं, सारी चीज़ें रहती हैं, वो उन सब चीज़ों का हम देखें तो वो टैक्स से उसको हम डिडक्ट कर देते हैं। मान लीजिए अगर हमने कहीं सेविंग्स करी है, कुछ भी रहा है, 1.5 लाख तक आपको 80C एक हमारे यहाँ पे क्लॉज है जिसमें आपको 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। आपने अगर सेविंग्स करी है उसमें बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, PPF हो गया, NSC हो गई, और आपका जो है बहुत सारे आपके बॉन्ड्स वगैरह खरीदने के लिए रहते हैं, टाइम डिपॉजिट्स हैं वो हैं इसमें, और अगर आपकी बहुत सारी इंश्योरेंस ऐसी स्कीम्स वगैरह रहती हैं जिसमें होता है कि आपको जो है 80C के तहत आपको छूट मिलती है। बहुत सारी ऐसी बैंक्स की स्कीम्स रहती हैं जिसमें आपको 80C में छूट मिलती है। तो आप उन सब चीज़ों में अगर डिपॉजिट करेंगे तो आपको ये सारी छूटें मिलेंगी। अभी आपने 2 स्लैब्स देखे थे, ये इस स्लैब में आपको सारी वो 80C की छूट मिलेगी, लेकिन इस स्लैब में आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। यहाँ पे लिखा है इफ यू आर नॉट क्लेमिंग डिडक्शन एंड एग्जेम्पशंस। अगर आप डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस क्लेम कर रहे हैं तो ये पुराना वाला स्लैब, और अगर आप कोई भी डिडक्शन और एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर रहे हैं तो ये नया वाला स्लैब आप ले सकते हैं। और डिडक्शंस में क्या जैसे चीज़ें रहती हैं, मान लीजिए एक 80D में आता है जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ये सारी चीज़ें, आपने अपनी हेल्थ पे पैसा खर्च किया है, हेल्थ चेकअप वगैरह कराया है, उनमें जो चीज़ें आपने खर्च करी हैं, आपने मान लीजिए कहीं डोनेशंस वगैरह दिए हैं, उन सब चीज़ों को डिडक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि लोग इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं, आपने कहीं मेडिकल एक्सपेंसेस किए हों, आपके घर में आपके माता पिता हैं, उनके ऊपर आपने एक्सपेंसेस किए हों, तो उन सब चीज़ों के लिए छूट रहती है। 80D में भी अलग अलग क्लॉजेज हैं, जैसे मैक्सिमम जैसे कई क्लॉजेस में 50,000 तक की छूट है। उसके अलावा हेल्थ चेकअप वगैरह जो रहता है उसमें 5,000 तक की छूट है। हर एक क्लॉजेस में अलग अलग चीज़ें जो हैं उस पर आपको छूट मिलती है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, आपने इन्वेस्टमेंट किया, अब जैसे बड़े लोग हैं, जैसे उन्होंने बच्चों की हायर स्टडीज़ वगैरह पे खर्चा किया, वो सारी चीज़ें उस पर उनको छूट मिलेगी। ये तरीके की डिडक्शंस होती हैं जो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है ना, पूरी जो इनकम आपकी ग्रॉस इनकम बनेगी उसमें से घट जाती है। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है जो कि 50,000 रुपये तक का है। जो कि अगर मान लीजिए आपकी आय अगर 10 लाख है, उसमें आपको सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा जिसमें से 50,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, तो बचा आपका 9,50,000। उस 9,50,000 में अगर आप चाहें तो इन डिडक्शंस का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें 80C में आप 1.5 लाख तक का फ़ायदा उठा सकते हैं। 80D में अगर आएंगे तो अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है या आपने खर्चे किए हैं, मेडिकल एक्सपेंडिचर्स वगैरह किए हैं, उस पर आप फ़ायदा उठा सकते हैं। 80G में आएंगे तो आपने डोनेशंस वगैरह कुछ की हुई है तो उन डोनेशंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको अगर सेविंग बैंक में अगर इंटरेस्ट वगैरह मिला है तो 80TTA के तहत जो है आप उसमें छूट पा सकते हैं, जो कि मैक्सिमम 10,000 रुपये है। उससे ऊपर अगर आपको जो है इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अगर आपने बच्चों की हायर एजुकेशन पे अगर हमने खर्चा किया होता है तो उस पर आपको जो डिडक्शंस मिल सकते हैं। तो इन तरह से लोग जो है कई चीज़ों में अपने डिडक्शंस क्लेम करते हैं। अगर आप कोई डिडक्शंस नहीं क्लेम करना चाहते हैं, आपके इतना है भाई हम 1.5 लाख रुपए कौन जमा करे, या हमारे पास कुछ ऐसा कुछ है नहीं जो हमें क्लेम करना है, तो आप नया वाला स्लैब पे जा सकते हो, उसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अब हम बात करें छूट के बारे में। अब बहुत तरीके की हमें छूट भी मिलती हैं। अगर आप जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें जैसे लोगों को HRA वगैरह की है, अगर आप कहीं पे HRA हम लोगों को मिल रहा है तो भाई हम उतना कहीं रेंट पे अगर हम रह रहे हैं तो रेंट दे भी तो रहे हैं, तो उसकी छूट मिल जाएगी। अगर किसी की एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्रीकल्चर इनकम जो है, मैंने आपको पहले भी एक चार्ट बताया था जिसमें मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने दिए थे। जब डायरेक्ट टैक्सेस के हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट टैक्सेस में एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स होता है वो हमारी यूनियन गवर्नमेंट नहीं लेती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेती है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो टैक्स ले सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर टैक्स ले सकती है, इसलिए यूनियन गवर्नमेंट उसमें टैक्स नहीं लेती है। सारी स्टेट्स उसमें नहीं लेती हैं टैक्स, कुछ स्टेट्स हैं जो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेती हैं। उसमें से अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर इनकम पे इसीलिए हमको जो है छूट मिलती है हमारी, अगर हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं उसमें। अब लीव ट्रैवल अलाउंस वगैरह मिलता है तो उस पर छूट मिल जाती है। कई लोगों को जब रिटायरमेंट होते हैं तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह जो मिलते हैं उसमें जो है आपको छूट मिलती है। हमें देखिए HRA, ग्रेच्युटी, इन सब चीज़ों में आपको छूट मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें भी माइनस हो जाती हैं, तो इससे आपका टैक्स का जो अमाउंट है ना वो कम हो जाता है, जो टैक्सेबल इनकम होती है वो आपकी कम हो जाती है इन छूटों का अगर आप फ़ायदा उठाते हैं तो इस तरीके से अगर हम बात करें, अगर इनकम टैक्स वगैरह जमा करना है तो हमें बहुत सारे डिडक्शंस भी देखने को मिलेंगे, बहुत सारी इसमें छूटें भी देखने को मिलेंगी, जिन छूट से हम अपना टैक्सेबल इनकम जो है वो कम कर सकते हैं। उसी के बेसिस पे हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है। वो इनकम टैक्स जो है अगर आप देखेंगे तो ये जो मैंने आपको बताया था, इस स्लैब में हम अपना कोई भी अपना जो है चूज़ कर सकते हैं।
चाहिए आप अगर आपको कोई डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस क्लेम करने हैं तो आप ये ऊपर वाला टैक्स स्लैब चूज करिए। अगर आपको कोई भी नहीं क्लेम करना है तो आप ये नीचे वाला टैक्स स्लैब, नया टैक्स स्लैब जो है इसको चूज कर सकते हैं। वैसे तो नए वाले टैक्स स्लैब में फायदा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में जब हम कॉर्पोरेशन टैक्स कर रहे थे, हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस भी लगता है। सेस क्या होता है ये भी चीज मैंने आपको बताई थी। सेस एक पर्टिकुलर चीज के लिए लगता है कि मान लीजिए जिस हम फील्ड में काम कर रहे हैं, जिस फील्ड का हमको मतलब इस जगह पे हमें पता है कि हमें थोड़ी कमजोर है, हमारा देश थोड़ा कमजोर है, हमें इस पे मेहनत करनी है, हम उस चीज पे वो टैक्स लेना लग जाते हैं। हेल्थ एंड एजुकेशनल सेक्टर जो कि ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों के लिए है, उसमें अगर हमें अपना और बढ़ोतरी करनी है, सब कुछ है, तो हम उस पर सेस का थ्रू हम उसमें टैक्स लेते हैं। तो जितना भी हमारा आयकर निकल के आता है उस पर हम 4% हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस लेते हैं, जिसके बाद वो उस कैलकुलेशन के बाद जो है तब हमारा एक फाइनल जो आता है अमाउंट वो हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस के बाद ही हमारा जो उसके बाद लगेगा वो एक पर्टिकुलर सिर्फ चीज़ आपको मैंने बताई थी कि वो सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन पे ही खर्च होगा, उसका और किसी जगह पे खर्च नहीं किया जा सकता। बाकी आप इनकम टैक्स से जितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे वो आप कैसे भी चाहें खर्च कर सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट पास करेगी कि मतलब हमें इन इन जगहों पर खर्चा करना है, वैसे आप जैसे चाहें कि गवर्नमेंट उसको खर्च कर सकती है। लेकिन इनकम टैक्स आपको सबको भरना होता है। सारे लोग जब आप लोग कमाने लग जाते हो तो आपको इनकम टैक्स भरना ही होता है। ये एक ऑब्लिगेशन ही है हमारे लिए जो हमें करनी ही करनी है, क्योंकि हम अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो सरकार को पैसा कहाँ से मिलेगा। तो ये कुछ कटौतियां हैं और ये कुछ छूट जो हैं जो हमें मिलती हैं इनकम टैक्स के भरते टाइम, जो कि हमारे टैक्सेबल इनकम से तुरंत ही घट जाती है। उसके बाद हमारा एक टैक्सेबल इनकम बनती है जिसमें जो है टैक्स कैलकुलेट होता है इन स्लैब्स के अकॉर्डिंग। और ये सारी चीज़ें ITR जो है ऑनलाइन फाइल बहुत आराम से हो जाता है, नहीं तो लोग CA के थ्रू करवा लेते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम और टैक्सेस की बात करेंगे और कौन कौन से टैक्सेस हैं जिसके बारे में हमें देखना होगा, डायरेक्ट टैक्सेस, तो उनकी बात करेंगे।